तो साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, 8th सेंट्रल पे कमीशन की चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर प्रेजेंटेशन के जरिए आपको बताएंगे कि शेल्टर अपॉइंटमेंट आपको नहीं दिया या विड्रॉ कर लिया गया या आपका इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट हुआ तो आपको किस तरीके की पेंशन मिलेगी, क्या डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या इनवैलिड पेंशन भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, 10 साल से कम सर्विस है तो आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, क्या लॉस हो सकता है, आज इस वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज कवर करेंगे जो सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा है लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए, वो है 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत रिवीजन जो होना है सैलरी का, वो कितना हो सकता है। अलग अलग खबरें मीडिया पर, सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो एक अनुमान लेकर के चल रहे हैं अलग अलग फिटमेंट फैक्टर के आधार पर। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूं अलग अलग फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कितनी सैलरी में रिवीजन हो सकता है। तो साथियों, हमने एक ये अनुमानित फिगर तैयार की है, आप देख सकते हैं, हमने इसकी हेडिंग भी दी है, एंटिसिपेटेड पे रिवीजन इन 8th सेंट्रल पे कमीशन ऑन डिफरेंट फिटमेंट फैक्टर। अलग अलग फिटमेंट फैक्टर लिए हैं और अलग अलग फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से कितनी सैलरी बढ़ सकती है उस चीज की कैलकुलेशन की है। तो सबसे पहले आप इस कॉलम में देखेंगे मिनिमम बेसिक पे बिफोर 7th सीपीसी। 7th सेंट्रल पे कमीशन लागू होने से पहले जो मिनिमम बेसिक पे थी वो 7,000 रुपए थी, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद जब 7th सेंट्रल पे कमीशन इंप्लीमेंट हो गया उसके बाद मिनिमम बेसिक पे कितनी हुई, मिनिमम बेसिक पे इन 7th सीपीसी, और 7th सीपीसी में मिनिमम बेसिक पे 7,000 रुपए से बढ़ा करके 18,000 रुपए कर दी थी। और 7th सेंट्रल पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर जो था वो कर्मचारियों के लिए 2.57 इस्तेमाल किया गया था। अब मान के चलो कि भाई 8th सेंट्रल पे कमीशन में जो पे कमीशन है वो 1.96 फिटमेंट फैक्टर को सुझाता है और सरकार भी उसका अप्रूवल दे देती है। तो 1.96 के हिसाब से जो मिनिमम बेसिक पे होगी वो 18,000 रुपए से बढ़ करके 35,280 रुपए बैठती है। उसी हिसाब से अगर फिटमेंट फैक्टर 2.28 लिया जाता है तो 18,000 रुपए से बढ़ करके ये मिनिमम बेसिक पे हो जाएगी 41,040 रुपए। और उसके बाद कर्मचारी संगठन जो मांग कर सकते हैं 2.86 फिटमेंट फैक्टर की, उसके हिसाब से अगर सरकार अप्रूवल दे देती है तो 18,000 रुपए से बढ़कर के 51,480 रुपए ये बैठेगी। तो ये हो गई फिटमेंट फैक्टर अलग अलग जो लिए हैं 1.96, 2.28, 2.86 के हिसाब से अलग अलग कैलकुलेशन आ रही है। 1.96 के हिसाब से 35,280 आ रही है, 2.28 के हिसाब से 41,040 रुपए आ रही है और 2.86 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से 51,480 रुपए आ रही है। तो दोस्तों, अब यदि आप लो मेडिकल कैटेगरी हैं और आपकी 10 साल से कम क्वालिफाइंग सर्विस है तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या आपको इनवैलिड पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर इनवैलिड पेंशन भी नहीं मिलेगी, डिसेबिलिटी पेंशन भी नहीं मिलेगी तो फिर मिलेगी क्या, उसके बारे में भी बताएंगे और उस चीज की कैलकुलेशन किस आधार पर रहेगी वो भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, यदि आपकी 10 साल से कम क्वालिफाइंग सर्विस है, ये हमने लिखा है लेस देन 10 ईयर्स ऑफ सर्विस, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, एक एक पॉइंट को मैंने समझाया है। और ये किन केसेस के लिए, आप लो मेडिकल कैटेगरी हो चुके हैं किसी डिसेबिलिटी के कारण और आपने शेल्टर अपॉइंटमेंट तो विलिंग किया लेकिन अथॉरिटी ने आपका शेल्टर अपॉइंटमेंट कंसीडर नहीं किया या आपका शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ कर दिया, बाद में, पहले दिया बाद में विड्रॉ कर दिया, और आपकी जो सर्विस है वो लेस देन 10 ईयर्स ऑफ सर्विस है, 10 साल से कम क्वालिफाइंग सर्विस है, तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन या एम्पेयरमेंट रिलीफ कब मिलेगी। आपको डिसेबिलिटी पेंशन और एम्पेयरमेंट रिलीफ तभी मिलेगी जब आपकी डिसेबिलिटी एक्सेप्ट की जाएगी एट्रीब्यूटेबल टू और या एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस। यानी कि आपकी 10 साल से कम क्वालिफाइंग सर्विस है तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन या एम्पेयरमेंट रिलीफ कब मिलेगा, जब आपकी डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस होगी। अब
मान लीजिए डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस एक्सेप्ट हो जाती है, तो किस हिसाब से मिलेगी? तो ये हमने दिया हुआ है रेट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन। तो जो लास्ट रिकॉनेबल इमोल्यूमेंट आपने ड्रॉ किया होगा उसका 30%, 30%, ये आप देख सकते हैं 30%, ये 100% डिसेबिलिटी के लिए डिसेबिलिटी पेंशन काउंट किया जाएगा। डिसेबिलिटी एलिमेंट 30% लास्ट रिकॉनेबल इमोल्यूमेंट का होगा 100% डिसेबिलिटी के लिए डिसेबिलिटी पेंशन, और प्रोपोर्शनेटली वो रिड्यूस हो जाएगा जिस हिसाब से आपकी परसेंटेज ऑफ इम्पेयरमेंट या परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी होगी। उदाहरण के लिए लास्ट रिकॉनेबल इमोल्यूमेंट यदि आपका 1 लाख रुपए है तो ठीक है, ये यदि आपका लास्ट रिकॉनेबल इमोल्यूमेंट 1 लाख रुपए है तो 30,000 हो गया आपका 100% डिसेबिलिटी के लिए डिसेबिलिटी एलिमेंट या इम्पेयरमेंट रिलीफ। और आपका शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ हुआ है या आपको शेल्टर अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया है या आपका इनवैलिड मेडिकली बोर्ड आउट कर दिया गया है, तो इसका मतलब वो इनवैलिड केस है, और ऐसे में आपको कम से कम 20% डिसेबिलिटी तो मिलेगी ही मिलेगी, और 20% के ऊपर यदि डिसेबिलिटी आपकी एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस होती है तो वो 20% फिर हो जाएगी आपकी कितनी, 50% के हिसाब से, और जो 30,000 रुपए है उसका 50% यानी 15,000 रुपए आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलेगा यदि डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस एक्सेप्ट की जाती है तो, और अप टू 50% तक आपकी जो है डिसेबिलिटी एसेस की जाती है। तो ये जो लास्ट रिकॉनेबल इमोल्यूमेंट हमने 1 लाख रुपए लिया है, ये एक उदाहरण के लिए लिया है, और वास्तविक जो है वेतन वो अलग हो सकता है। अब आ जाइए अगली उस पे स्लाइड पर। अब मान लीजिए आपकी डिसेबिलिटी या आपकी इम्पेयरमेंट वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक्सेप्ट करती है नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, यानी आपकी डिसेबिलिटी वो एक्सेप्ट होती है, ना बन जाती है, ना तो फौज की वजह से आपको वो डिसेबिलिटी हुई और ना फौज की वजह से वो डिसेबिलिटी आपकी बढ़ी। ऐसे केस में आपको इनवैलिड पेंशन लागू होती है, लेकिन कंडीशन बेस पर। अब कंडीशन बेस पर क्यों भाई? इनवैलिड पेंशन तो मिलनी चाहिए जब डिसेबिलिटी नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है, लेकिन आपकी चूंकि 10 साल से कम क्वालिफाइंग सर्विस है, 10 साल से कम क्वालिफाइंग सर्विस है, इसलिए आपको जो इनवैलिड पेंशन मिलेगी वो कंडीशन बेस पर मिलेगी। और कंडीशन क्या होगी? मेडिकल अथॉरिटी की रिकमेंडेशन होनी चाहिए कि आप अपनी डिसेबिलिटी की वजह से कंप्लीटली अनफिट फॉर मिलिट्री एंड अनफिट फॉर सिविल री एम्प्लॉयमेंट है। आप ना तो सिविल री एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं और ना ही आप मिलिट्री ड्यूटी परफॉर्म कर सकते हैं, तभी आपको इनवैलिड पेंशन मिलेगी। अब इसी कड़ी में दोस्तों, अगर आपका शेल्टर अपॉइंटमेंट आपने विलिंग किया है लेकिन अथॉरिटी ने आपका कंसीडर नहीं किया है शेल्टर अपॉइंटमेंट, या विड्रॉ कर दिया है बाद में, या आपको इनवैलिड आउट फ्रॉम सर्विस कर दिया है आईएमबी के थ्रू, और आपकी जो सर्विस है वो लेस देन 10 ईयर्स ऑफ सर्विस है, आपकी जो डिसेबिलिटी या इम्पेयरमेंट है वो नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस एक्सेप्ट की है, और मेडिकल अथॉरिटी ने ये रिकमेंड किया है कि आपकी डिसेबिलिटी की वजह से आप मिलिट्री ड्यूटीज के लिए तो पूरी तरह से अनफिट है, लेकिन सिविल री एम्प्लॉयमेंट के लिए आप फिट हैं, तो आपको इनवैलिड पेंशन भी नहीं मिलेगी और ना डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। ऐसे में आपको जो मिलेगा वो सिर्फ इनवैलिड ग्रेच्युटी मिलेगी, जो इन एडिशन टू रिटायरमेंट ग्रेच्युटी होगी इफ एप्लीकेबल। और रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के लिए कम से कम आपको 5 साल की सर्विस चाहिए ही चाहिए। तो ये कंडीशन है लेस देन 10 ईयर्स ऑफ सर्विस, जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस है लेस देन 10 ईयर्स, उनके लिए।